Hi guys, in this video we will talk about the next part of First World War itself. हम पहले की वीडियो में पहले ही बाकी सारे टॉपिक्स जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा ईस्टर्न क्वेश्चन पे। ओके, सो इस वीडियो में हम ईस्टर्न क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको पीस बाय पीस समझने की कोशिश करेंगे, एंड आई एम श्योर दैट दिस वीडियो विल आल्सो और दिस लेक्चर विल आल्सो बी very much helpful for you to understand what is the Eastern question and what was the whole issue of it. So, अगर हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें डिप्लोमेटिक सेंस में, तो ईस्टर्न क्वेश्चन जो बार बार एक वर्ड आता है वो किस चीज़ को रेफर करता है, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ओके, सो ईस्टर्न क्वेश्चन refers to the like competition, or you can say that the political rivalry of different European powers for having influence in the Ottoman region, or you can say that Ottoman Empire was disintegrated or was disintegrating gradually. तो उस जगह जो पावर वैकेंसी या यू कैन से दैट पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, वहां पे जो है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उस पावर वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए जो लोगों की कोशिश थी, ठीक है, उसको जो है, जो सारी पावर्स थी उनकी जो कोशिश थी, उसी सारी कोशिशों को, उन कन्फ्लिक्ट्स को ईस्टर्न क्वेश्चन कहा जाता है. ओके, और ये शुरुआत कब से हो गई थी? 18th सेंचुरी के लेट में, और यू कैन सी द अर्ली 19th एंड 20th सेंचुरी तक ये सारी चीजें चलती रही. ओके, और ऑटोमन एम्पायर को इस टाइम तक आते आते सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा था. क्यों? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर वॉज डिसइंटीग्रेटिंग. ओके, सो ऑटोमन एम्पायर was referred to as sick man of Europe. एक ज़माने में ऑटोमन एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था, बट अपनी इंटरनल फ्यूड्स की वजह से और इंटरनल करप्शन की वजह से इट डिसइंटीग्रेटेड. ओके, and you see the relative weakening of the empire's military strength also declined in Ottoman Empire in the second half of 18th century. So इससे क्या हुआ कि एक balance of power create हो गया. The same thing I said कि power vacuum create हो गया, इसीलिए जो है fragile balance of power create होने की वजह से there were so many claimants who started claiming that region. Okay, तो यूरोप की जो ज्यादातर पावर्स थी दे बिकेम इन्वॉल्व इन दैट रीजन, और फॉर दैट व्हेन वेरियस वॉर्स वर फॉट फॉर दैट इन्फ्लुएंस. उसमें से आप देखेंगे रूसो टर्किश वॉर होगा, और फिर आपकी क्रीमियन वॉर्स होगी जिसकी हम आगे बात करेंगे. तो ईस्टर्न क्वेश्चन से बहुत सारे इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. ऑटोमन की मिलिट्री डिफीट होती है, ऑटोमन इंस्टीट्यूशनल इंसॉल्वेंसी हो जाती है, और ऑटोमन एम्पायर में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यू कैन से दैट इनस्टेबिलिटी आ जाती है. ओके, और इथनो रिलीजियस नेशनलिज्म यहाँ पर उभर के आपको देखने को मिलेगा. आप देखेंगे कि जो आपके ईस्टर्न साइड में, जो अपर ईस्टर्न साइड में क्या होगा, ऑटोमन एम्पायर का जो यूरोप के जो ईस्टर्न साइड में जो ये मोंटेनेग्रो और ये अल्बानिया, ये सारी जो कंट्रीज हैं, वंस दे यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, बट व्हेन ऑटोमन एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, तो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि वहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती थी उनके साथ जो है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था. डिस्क्रिमिनेशन इजंट इट अ हैवी वर्ड, राइट? सो उनके साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर वाज लाइक इस्लाम, पैन इस्लाम कंट्री, लाइक पैन इस्लाम यू कैन से दैट एम्पायर. तो उनको फ्रीडम एक्सरसाइज करने का उतना मौका नहीं मिलता था जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी. तो वो जो है, जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा, तो दोज अपर साइड लाइक जो यूरोप से टच में रहती थी, जो रशिया की साइड थी, तो दे वर मोस्टली दे वर स्लाव्स, राइट? तो स्लाव्स कम्युनिटी थी, तो वो जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे एज एन इंडिविजुअल पावर, और उन्होंने अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे लाइक कोशिश की, बहुत कामयाब भी हुए, और जो सारी कंट्री धीरे धीरे करके ग्रेजुअली यू सी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इससे, और उनका झुकाव किसकी तरफ हो जाएगा? रशिया की तरफ. वाई? बिकॉज रशिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिबरेटिंग दोज कंट्रीज, और रशिया ने लिबरेट करने के लिए रोल प्ले किया. इसका मतलब ये नहीं कि रशिया जो है आपका, रशिया उनको लाइक उनके लिए एक दान दक्षिणा कर रहा था या उनके ऊपर उपकार कर रहा था. नो, रशिया हैज इट्स ओन इंटरेस्ट इन दैट रीजन. सो दैट इज वाई द आइडिया ऑफ पैन स्लेविज्म, बिकॉज रशिया ऑल्सो हैड स्लाव पीपल. तो इसीलिए ये पैन स्लेविज्म का जो पूरा कंसेप्ट है, ये रशिया का ब्रेन गेम था टू लाइक विन द सपोर्ट ऑफ दोज कंट्रीज. आप देखेंगे कि बाद में यूएसएसआर बनता है, फिर दीज पीपल अगेन फील डिस्क्रिमिनेटेड, एंड दैट इज वाई यू सी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन
हो जाएगा, आगे बहुत आगे होगा। तो ये एक जस्ट अ काइंड ऑफ ओवरव्यू है। Okay, so Eastern Question encompassed myriad interrelated elements: Ottoman military defeats, Ottoman institutional insolvency, ongoing Ottoman political and economic modernization program, rise of ethno-religious nationalism in its provinces, and greater power rivalries. So Eastern Question is not just one thing that you can refer to and say that this is Crimean War, this is Eastern Question. This is Russo-Turkish War, this is Eastern Question. No, Eastern Question is actually all kind of these developments happening in this region. So whatever like these developments are contributing to our world history, that we call as Eastern Question. I hope it is clear for you now. Okay. So the origin of the Eastern Question की बात करें अगर तो we can date it back to 1774. Okay. So normally it is dated to 1774 when the Russo-Turkish War happened. So Russo-Turkish War is one of the like important events in terms of when we are talking about like Eastern Question. तो रशिया और ऑटोमन एम्पायर, तो टर्किश से मतलब ऑटोमन एम्पायर है वहां पे, ठीक है, जो सुल्तान हुआ करता था वहां पे। तो रूसो टर्किश वॉर होता है 1768 से 74 में। अब रशिया ने टर्किश यानी कि ऑटोमन एम्पायर पे वॉर अटैक इसलिए किया होता है क्योंकि रशिया वाज इन द पोजीशन की उसकी जो है मिलिट्री स्ट्रांग थी, और प्लस रशिया को लगा ऑटोमन एम्पायर वैसे ही डिसइंटीग्रेट होता है और हम जो है इस पे भी वॉर बोल देंगे तो हमारे को बहुत सारी टेरिटरीज जो है मिल जाएंगी और आवर लाइफ विल बी सेटल्ड। ओके, आई होप यू गेट इट। सो रूसो टर्किश वॉर होता है 1768 से 74 के मतलब आसपास। और आपके जो है इसमें क्या होगा, ऑटोमन्स की हार होती है, रशिया जीत जाता है, बहुत सारी टेरिटरीज जीतता है, उसमें क्रीमिया भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो है वो सारी टेरिटरीज जो जीता होता है वो क्लेम नहीं कर पाता है क्योंकि उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपकी बाकी जो यूरोपियन पावर्स है, ब्रिटेन, फ्रांस, दे आल्सो गेट इन्वॉल्व इन, दे ब्रिंग इन वन मोर डिक्लेरेशन कि नहीं इतनी टेरिटरीज तो रशिया को नहीं मिलेगी और रशिया को बस छोटी मोटी कुछ टेरिटरीज मिलती हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, इंपीरियल रशिया स्टूड टू बेनिफिट फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने से रशिया को तो काफी ज्यादा फायदा हुआ ही हुआ, और दूसरी साइड आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और ग्रेट ब्रिटेन को जो है ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अपने इस एम्पायर में अपना जो है इंटरेस्ट जोड़ दिया और बेस्ट इंटरेस्ट यहाँ से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। ठीक है, ईस्टर्न क्वेश्चन वाज पुट टू रेस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, one of the outcomes which was the collapse and division of Ottoman holdings. Okay, so ईस्टर्न क्वेश्चन ये सारा जो ईस्टर्न सवाल, पूर्वी सवाल जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं यार, एग्जैक्टली आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि वर्ल्ड हिस्ट्री को जब हम हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको किस नाम से हम रेफर करते हैं, तो आप वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो कोलैप्स और डिवीजन होता है वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ साथ 1918 में। ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ऑटोमन एम्पायर जस्ट रिड्यूस टू अ वेरी इनसिग्निफिकेंट टेरिटरी, और बाकी यूरोपियन पावर्स रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन सबको जो है यहाँ पे अपना अपना इन्फ्लुएंस एरिया क्लेम कर लेता है और सब अपने इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं अपने अपने इंश्योर कर लेते हैं। और नाउ this eastern question will after 1918 will come to an end। तो ये एक ओवरव्यू ईस्टर्न क्वेश्चन का, और इसके बारे में हमें बाल्कन वॉर्स भी पढ़नी पड़ेगी, रूसो टर्किश वॉर भी पढ़नी पड़ेगी और आपको क्रीमियन वॉर भी पढ़नी पड़ेगी। तो वो हम एक एक करके पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मॉडर्न रशिया की हिस्ट्री की बात करें। देखिए, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। जो पीटर द ग्रेट था, ठीक है, ये पीटर द ग्रेट हैं और ये जो है मतलब कहते हैं कि यहाँ से जो है मॉडर्न रशिया की शुरुआत होती है, जो पीटर द ग्रेट कराया जाता है। डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए ओनली आई एम गिविंग यू द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो वार्म वाटर पॉलिसी लेकर के आए थे पीटर द ग्रेट। वार्म वाटर पॉलिसी से क्या मतलब, अगर आप रशिया का मैप देखेंगे तो इट्स ऑल लाइज इन द फ्रोजन एरिया, राइट। फ्रोजन एरिया मतलब सारा जो है बर्फ बर्फ रहता है और उनके पास एक वार्म पोर्ट नहीं था। बस अगर आप ईस्टर्न साइड पे, रशिया के ईस्टर्न साइड पे आएंगे तो यहाँ पर एक पोर्ट है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक पोर्ट जो है वो आपका क्या है, व्लादिवोस्तोक कुछ मंथ्स, 6 मंथ्स जो है वो मतलब वहां पर पोर्ट यूज किया जा सकता है, लेकिन बाकी 6 मंथ वो फ्रीज हो जाता है। तो रशिया को एक वार्म वाटर पोर्ट की जरूरत थी जिसमें जो है वो फ्रीज ना हो सके, तो इसीलिए रशिया ने जो है मंचूरिया को जो है अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश की, और मंचूरिया में एक पोर्ट आर्थर नाम से एक पोर्ट है, उसके ऊपर जो है रशिया अपना जो है विद होल्ड करना चाहता था, उसको एनेक्स करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे है रूसो जापानीज वॉर हुई थी 1905 के आसपास और यहाँ से रशिया को जाना पड़ा था।
रशिया की बहुत बुरी हार हुई थी। ये जो है आपके जार निकलस के टाइम पे हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू टैली इट, ओके, बिकॉज जार निकलस और अलेक्जेंडर में कंफ्यूजन रहता है, तो निकोलस के ही टाइम पे हुआ था, क्योंकि निकोलस ही था जिसके टाइम पर जो है आपके फिर बाद में आपकी रशियन रिवोल्यूशन भी हुआ, तो इट वॉज निकोलस ओनली। तो वार्म वाटर पॉलिसी जो लाई थी वो लाई थी पीटर द ग्रेट ने। तो यहाँ से कहते हैं कि मॉडर्न वो मॉडर्न रशिया की शुरुआत हुई थी। और इसी बैकग्राउंड में जो कैथरीन जो रशियन रूलर थी 18वीं सेंचुरी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, तो उन्होंने जो टर्किश यानी कि ऑटोमन्स को हराया था, यही 1774 से वाली लड़ाई है जिसकी अभी हमने बात की थी, उसकी हम आगे भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे था 1768 से 74 के बीच में ये रूसो टर्किश वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी, और उस समय ये कैथरीन हुआ करती थी यहाँ की रानी, ठीक है। तो ये जब 1764 से 1768 से 74 के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इसमें यहाँ पे कैथरीन रानी हुआ करती थी और इन्होंने टर्क्स को हराया। और बाद में जब ये जो रूसो टर्किश वॉर थी ये खत्म होगी तो क्या साइन होगी, ट्रीटी ऑफ काटचुक। ट्रीटी ऑफ काटचुक में क्या होगा कि ये क्रीमिया जीत लेंगी टर्की से, और यहाँ से है क्रीमिया जो है इनका एक रशिया का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा, और क्रीमिया के थ्रू ही इनकी जो वार्म वाटर पॉलिसी है उसको ये आपके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर, बिकॉज क्रीमिया गिव्स यू अ लीवे टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए जो भी मैंने आपको बोला उसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका टर्की है, और यहाँ से ऐसे करके रफली जो अगर थोड़ा जाए तो ऑटोमन एम्पायर इस तरह का कुछ हुआ करता था। यहाँ रशिया है, और सिवास्तोपोल जो है यहाँ पर ये रशिया का एरिया था। और रशिया को क्या चाहिए था, रशिया को ये डार्डनल्स, स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स, और ये स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। अब ये स्टेट ऑफ डार्डनल्स और बॉस्फोरस यहाँ पर है, आप देखेंगे कि ये देखिए ये ब्लैक सी है, ठीक है, और ब्लैक सी यहाँ पर है, और आपके यहाँ से आपकी ये एरिया है सी ऑफ मारमरा, ठीक है। यहाँ पे आपका इस्तांबुल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये मैप अगर आपको एग्जैक्टली बिग पिक्चर में कहाँ पे आपको समझ आए, यहाँ पे टर्की है, ये सी ऑफ मारमरा है, ये स्टेट ऑफ डार्डनल्स है, ये आपके इस्तांबुल है, यानी कि आपके यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है। तो ये आपका सी ऑफ मार्मरा आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइक कलर है ये जो है टेरिटरीज हैं, और ये जो ग्रे कलर है दैट इज वाटर, ओके। सो दिस इज, यू सी, दिस इज सी ऑफ मार्मरा, ओके, और इसकी एक साइड है डार्डनल्स, और इसके एक साइड है इस्तांबुल, और इसके नीचे जो क्या है वो टर्की, ठीक है, दिस इज टर्की। तो इस एरिया में चाहिए था आपको रशिया को इन्फ्लुएंस, क्योंकि बॉस्फोरस और डार्डनल्स के तहत जो है वहां से जाते हुए बहुत सारे रास्ते रशिया के लिए खुल जाते हैं टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। देखिए यहाँ से रशिया आएगा तो यहाँ के ही थ्रू आराम से रशिया जो है मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बना सकता है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, मैप जब हमने समझ लिया है तो अब यहाँ पे आपको और ये क्लियर हो जाएगा, दिस इज कैस्पियन सी, और जो आपका मिडिल ईस्ट का रीजन है तो यहाँ पे जो है देखिए ये आपके अजेरबाईजान है, ये जॉर्जिया है, ये आपके क्या है आर्मेनिया, ठीक है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजेरबाईजान, तो यहाँ किसके ऊपर रशिया है, और आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे आपका कैस्पियन सी, और ऊपर क्या आता है रशिया है पूरा। तो इन रीजन पे भी जो है रशिया को इन्फ्लुएंस बनाना था, तो इसीलिए जो है ये सारी चीजें थी, और साथ में है इसीलिए रशिया ने अपने बहुत सारे पैतरे खेले, वॉर्स हुई, और आगे उसके बारे में बात करते हैं। रूसो टर्किश वॉर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी दे दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मैप और क्लियर होगा। व्हाई आई एम शोइंग सो मेनी मैप्स, बिकॉज आई वांट यू टू बी हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड, ठीक है। तो ये आपका जॉर्जिया है, यहाँ पे ये आर्मेनिया है, और यहाँ पे अजेरबाईजान है। और ये वाला जो मैप है जो मिडिल ईस्ट के आसपास पड़ता है, ब्लैक सी, और ये जो है मेडिटेरियन सी है इसके नीचे, टर्की के नीचे, तो वो मैप जो है दिस इज वेरी यू नो लाइक हॉटस्पॉट एरिया फॉर प्रीलिम्स स्पेशली। सो प्रीलिम्स में तो अभी जाना नहीं है, अभी तो मेंस की तैयारी करनी है ना। तो देखिए अभी ये मैप और देख लीजिए, ये जो है बाल्कन एरियाज हैं सारी, ये बाल्कन कंट्रीज हैं। यहाँ पे आपका रोमानिया है, ये बल्गारिया है, ये टर्की है, ये ग्रीस है, ये मैकेडोनिया है, अल्बानिया है, कोसोवो है, यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो है, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, ठीक है। तो अल्बानिया बाद में बनाया जाता है, शुरुआत में जो है सर्बिया होता है, अल्बानिया इसमें से काट के बनाया गया है, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे, तो ये मैप के थ्रू आप जो है थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइए। और यहाँ पर देखिए आपके ये इजराइल है यहाँ पे, ठीक है।
ये ईस्टर्न रीजन में आ रहा है सब कुछ, इसलिए आई एम शोइंग यू ऑल दीज मैप्स। ओके, तो ये गाजा स्ट्रिप से आपकी ये यहाँ पे रमल्ला पैलेस्टाइन है अभी आज की डेट में, पहले उस जमाने में तो नहीं था, अभी तो वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब देखिए ये इस टेरिटरी को बोलते हैं डेन्यूबियन टेरिटरीज। ये क्या है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के सर्बिया वगैरह है, तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे ट्रांसिल्वानिया और यहाँ पे मोल्दाविया है। ठीक है, रशियन एम्पायर के नीचे, और ये वलाचिया है। तो मोल्दाविया और ये वलाचिया को क्या बोलते थे, डेन्यूबियन टेरिटरीज। आज की डेट में ये रोमानिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले मैप दिखाया। ठीक है, देखिए वलाचिया, मोल्दाविया और ट्रांसिल्वेनिया है ना, तो आज की डेट का आप मैप देख लीजिए। मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे ये रोमानिया है ना, ये रीजन इसको बोलते थे डेन्यूबियन टेरिटरीज। और रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए रशिया यहाँ पर जो है अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेगा, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बन रहा है। देखिए अब जो है हम क्रीमियन वॉर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रीमियन वॉर की। ओके, लेट्स स्टार्ट क्रीमियन वॉर। वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, सो अब हम बात करें क्रीमियन वॉर की। क्रीमियन वॉर जो है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड, जब हम इटली की बात कर रहे थे, इटली के रीयूनिफिकेशन की, तब हमने बात की थी कि उसमें जो है काउंट केवर क्या करता है, वो 1 सेकेंड, उसमें काउंट केवर जो है ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी मदद भेजता है रशिया के साथ लड़ाई के लिए क्रीमियन वॉर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए जो है आपका लाइक यू सी दिस इज ऑस्ट्रिया। ओके, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके मोल्दाविया वलाचा है जो आज की डेट में रोमानिया है, यहाँ पे आपका सर्बिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्रीमिया है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं तो आप ये वाला मैप देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ओके, मोल्दाविया, और रोमानिया में बुचारेस्ट है, यू सी। सो क्रीमियन वॉर कब हुई, 1853 से 56 के बीच में हुई। ठीक है, एक मैप था जहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ था अलग तरीके से। आई गेस यहाँ पे है नहीं, ये भी यही यहाँ पर है। ठीक है, ये सेवास्टोपोल है, लेकिन ये तो चलो आई शो यू अनदर मैप, तो वो आगे हम देख लेंगे। आई गेस मैंने वो लगाया भी है मैप। चलिए कोई बात नहीं, हम इसमें अभी क्रीमियन वॉर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, एंड व्हेन आई टॉक मोर अबाउट द ईस्टर्न क्वेश्चन, बिकॉज इट विल आई गेस टेक 2 videos, because we have to discuss Balkan wars as well. Okay, सो अब जो है क्रीमियन वॉर की बात करते हैं। 1853 में देखिए रशिया की जो पावर है वो काफी बढ़ गई थी। ठीक है, और जो है ब्लैक सी में उसका इन्फ्लुएंस भी काफी बढ़ गया था, और बाल्कन्स में जो है वो लोगों को या बाल्कन रीजन के लोगों को स्लाव रेस के बेसिस पे जो है एनकरेज कर रहा था रशिया ही। रशिया वाज सेइंग कि आप स्लाव कम्युनिटी के लोग हो और हमारे यहाँ भी स्लाव रहते हैं, आपको ऑटोमन एम्पायर से आपके इंडिपेंडेंस ले लेनी चाहिए। तो इट वॉज ऑल्सो समवेयर डीप डाउन इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर the decaying of Ottoman Empire. Russian involvement is very much there. So Russian prestige had been damaged by the Ottoman Sultan when the Sultan assigned the care of certain holy places in the Palestine to French Roman Catholics. Okay, so यू कैन से कि रशिया को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जो है इतनी ज़्यादा जो दुश्मनी थी, वो तो उसकी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे ही थे, लेकिन साथ में रशिया को ऐसा लगा कि रशिया को इग्नोर कर रहा है ऑटोमन एम्पायर। क्यों? क्योंकि जो क्रिश्चियन होली प्लेसेस थे पैलेस्टाइन में, दीज क्रिश्चियन होली प्लेसेस इन पैलेस्टाइन आर सो मच ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल इन टूडेज टाइम एज वेल। ओके, क्योंकि वहाँ पे आज भी देखिए सारे जो है लाइक आज की डेट में भी उतना ही कन्फ्लिक्टिंग है ये रशियन, सॉरी ये जो लाइक आपका इसराइल में है, वो अभी आज की डेट में जो होली प्लेसेस है तब वो ऑटोमन एम्पायर में हुआ करता था, मैंने आपको दिखाया है, वो आपके जेरूसलम है। ठीक है,
तो जेरूसलम में आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है कितना ज़्यादा पंगा हुआ था जब आपके डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं जेरूसलम को इसराइल की एज अ कैपिटल जो है रिकग्नाइज करता हूँ। तो यही तब था कि जब वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, तो उन्होंने जो क्रिश्चियन जो श्राइन्स थी, उन्होंने बोला कि मैं जो है आपके फ्रांस के रोमन कैथोलिक्स को वहाँ पे जो है आने की अनुमति देता हूँ, ऑटोमन एम्पायर ने बोला, लेकिन जो है मैं रशियन रोमन कैथोलिक्स, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्लरिक्स को वहां नहीं आने दूंगा। तो ये सारा जो है इश्यू था, रिलीजन के नाम पर जो है मतलब पॉलिटिक्स हो रही थी उस टाइम पर भी, जो आज की डेट में भी काफी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इससे रशिया नाराज हो गया और रशिया ने इसको जो है एज अ एक्सक्यूज यूज करते हुए जो है एनकरेज करना शुरू कर दिया पैन स्लैविज्म बेसिस में। और कुछ ये सच है और कुछ ये भी सच है कि जो है ऑटोमन एम्पायर में क्रिश्चियंस के साथ जो है न्याय नहीं हो रहा था, इसीलिए दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर इंडिपेंडेंस। यू सी, दिस इज द रीजन। और यहाँ पे है हाइफा, और ये जो है आपके ऑटोमन रीजन में आता था, ये आज की डेट का इसराइल, और यहाँ पे जो है जेरूसलम यही कहीं हुआ करता था, और जेरूसलम को ही जो है फ्रांस को आने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो ये था। और जब क्या कहते हैं रिलीजियस साइट्स के कंट्रोल को लेकर के जो है कंफ्लिक्ट बढ़ गया फ्रांस के बीच में और रशिया के बीच में, क्योंकि फ्रांस के कैथोलिक फ्रांस में और ऑर्थोडॉक्स रशिया के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन यूज टू बी अ वेरी बिग पार्ट इन द पॉलिटिक्स। सो कैथोलिक फ्रांस और ऑर्थोडॉक्स रशिया के बीच में बहुत सारा जो कंफ्लिक्ट जो है वो बढ़ता गया, और 1853 में ये कंफ्लिक्ट जो है बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट आ गया। राइट्स होने लगे बेंथेलम में, जो कि ऑटोमन एम्पायर का तब पार्ट था। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ ऑर्थोडॉक्स मॉन्क्स वर किल्ड ड्यूरिंग फाइटिंग विद फ्रेंच मॉन्क्स। रशियन जार निकोलस वन ब्लेम द टर्क्स फॉर दीज डेथ्स। तो बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स मॉन्क्स मारे गए उसमें, फ्रेंच मॉन्क्स के साथ फाइट करते हुए। ठीक है, तो इस चीज के लिए जार निकोलस ने किसको ब्लेम किया? जार निकोलस वन था उस टाइम पे, जार निकोलस ने टर्क्स को ब्लेम किया और इन डेथ्स के लिए। और क्रीमियन वॉर कब होती है? 1853 से 56 के बीच में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रशिया के लिए ये था कि वो होली लैंड में जो साइट्स थी उसमें जो है रशिया अपना धाकड़ जमाना चाहता था। रशिया चाहता था कि वो जो है मेरे कंट्रोल में रहे, और इसीलिए सारा जो है ये ईस्टर्न क्वेश्चन का सवाल उठता गया। रशिया वांटेड कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑटोमन टेरिटरी की मैं टेरिटरीज अब्सॉर्ब कर सकूं और ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज में अब्सॉर्ब कर सकूं, वो कर लूं। तो इट वॉज एम्पेरिकल, it was religious issue, it was empirical issue, it was economical issue, it was socio-political, cultural, and so many factors were involved. It is not just one factor, that is like you cannot say that it is just religion, or you cannot say that it is just politics, or you cannot say that it is just economic interest. So many things were growing up, and this whole thing led to the like bombardment and everything, and this also comes under Eastern Question. और इससे पहले जो है 1774 से 1768-69 से लेकर 1774 के बीच में आपके रूसो टर्किश वॉर भी हुई थी। वो मुझे शायद पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, रूसो टर्किश वॉर भी हम आगे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में देख करके समझ लेंगे। तो अभी का फिलहाल हमारा फोकस है कि अभी हम जो है क्रीमियन वॉर की बात कर रहे हैं। ठीक है, so looking for a way to provoke the Ottomans and hoping to break up their empire, Russia demanded that the Ottomans recognize Russia's right to protect Eastern Orthodox believers in Moldavia and Wallachia, जो कि आज की डेट में क्या है? रोमानिया। तो ऑटोमन्स को प्रोवोक करने के लिए रशिया ने क्या किया? रशिया ने बोला कि आप जो है रशिया का राइट जो है रिकॉग्नाइज करो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस रहते हैं मोलादाविया और वलाचिया में, जो कि उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, और आज की डेट में कहाँ है? रोमानिया। आप नीचे मैप में भी देख सकते हैं मोलादाविया और वलाचिया में रशिया ने बोला कि वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हियर बिकॉज हियर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस लिव इन एंड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट क्रिश्चियंस। सो ये सारा रिलीजियस जो इश्यू बना करके, और कुछ इसमें सच्चाई भी थी, और जो है इस तरह से क्रिश्चियन को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया ने ये स्टेप लिया, और इससे जो है सुल्तान क्या हुआ? वो प्रोवोक हो जाएगा। जब ऑटोमन्स ने ये बोला कि नहीं नहीं, हम आपका इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो रशिया ने क्या किया? ऑटोमन टेरिटरी में ट्रूप्स भेज दी। तो इट वाज अ डायरेक्ट लाइक प्रोवोकेशन, एंड आफ्टर दैट एन अटैक। ऑटोमन देन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया, और सुल्तान अब्दुल मेसिद उस टाइम पे सुल्तान थे ऑटोमन एम्पायर के, आप इनको देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में। ठीक है, और रशियन फ्लीट देन एंगेज्ड द ऑटोमन फ्लीट एट द बैटल ऑफ सिनोपे। ठीक है, यू मतलब इफ यू फॉरगेट द नेम ऑफ दिस बैटल ऑफ सिनोपे, इट्स ऑल फाइन, यू जस्ट रिमेंबर क्रीमियन वॉर 1853 टू 1856, दैट इज ऑल फाइन। ओके, सो रशिया ने जो है ऑटोमन्स की वुडन शिप्स को जो है बिट्स और पीसेस में रिड्यूस करके रख दिया, उड़ा दिया। ठीक है, रशियंस जो थे वो
मतलब दे कैन नॉट होल्ड देयर ओन अगेंस्ट द वीक ऑटोमन एंड किंग एम्पायर्स, ठीक है, दे वर गोइंग टू बी नो मैच फॉर द इंडस्ट्रियल पावर्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। तो रशिया जो है मतलब वो अपने आप को ऑटोमन और किंग एम्पायर से क्या कहते हैं compete नहीं करना चाहते थे, दे वांटेड टू बी बिग पावर, ओके। सो लाइक वेस्टर्न यूरोप की कंपैरेटिवली रशिया वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड। तो मार्च 1854 में आप देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जो है लाइक व्हाट 1854 में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे, अपने एनिमीज थे एक दूसरे के, लेकिन जो है वो एक साथ आ जाएंगे रशिया के साथ लड़ने के लिए। और ब्रिटेन और फ्रांस ये देखेंगे कि रशिया का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है और रशिया ने ऑटोमन एम्पायर पे अटैक कर दिया है और इट इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट, बिकॉज जो है अगर वहां पर आपके यहाँ रशिया स्ट्रांग हो जाता है इस ऑटोमन रीजन में, बाल्कन रीजन में, तो इट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। सो दे साइमल्टेनियसली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि तीन पार्टीज, चार पार्टीज आ गई। एक तो रशिया ने ऑटोमन एम्पायर पर अटैक किया, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, हार रहा है, और साथ में ब्रिटेन और फ्रांस अलग से आएंगे। और आप देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस को आपके सपोर्ट करने कौन आ जाएगा, काउंट केवर फ्रॉम इटली, बिकॉज पीडमोंट सार्डिनिया, अभी पीडमोंट सार्डिनिया है, वो इटली नहीं है, तो वो वहां से आएगा। और जो है ये पार्टी सारी की सारी इकट्ठा होकर के रशिया को अकेले जो है वॉर करेंगी। तो कौन कौन कहाँ था देखिए, आपने क्या देखा, रशिया ने किस पे अटैक किया, ऑटोमन एम्पायर पे। और रशिया पे किसने किसने अटैक किया, ब्रिटेन, फ्रांस और पीडमोंट सार्डिनिया, ठीक है, उन्होंने किस पे अटैक किया, रशिया पे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें डिस्कस करना है, ठीक है। So the British and the French entered the war because they feared that the weakness of the Ottoman Empire was inviting Russian adventurism in the Balkans and the Russia might capture Istanbul and gain access to the Mediterranean। मैंने आपको बोला कि डार्डेनल्स स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट वो टू स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स एंड आज की डेट में भी उनकी बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। अगर वहां रशिया जो है उसका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो जाएगा तो जो आपके वे आता है एशियन एम्पायर के थ्रू, एशियन एम्पायर के टुवर्ड्स ब्रिटेन का, तो वो जो है उस पर रशियन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो ब्रिटेन विल फेस, यू कैन से दैट, हर्डल्स टू कंट्रोल इट्स ओन एम्पायर फ्रॉम सो फार लंदन, ठीक है। तो इसलिए जो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों साथ में आते हैं अपनी कॉलोनीज को जो है उसमें अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए, और साथ में यहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। दिस वुड चैलेंज ब्रिटिश नेवल कंट्रोल इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड परहैप्स ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए जो है कि रशिया का इन्फ्लुएंस अगर स्ट्रांग हो जाता है तो कॉलोनीज जो है वहां पर रशिया इंक्रोच कर सकता है, जो ब्रिटेन की कॉलोनीज है। और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में ब्रिटिश का जो नवल कंट्रोल है, मतलब नवल स्ट्रेंथ है जो, वो भी चैलेंज हो सकती है अगर रशिया ने अपनी नवल स्ट्रेंथ डेवलप कर ली। और फ्रांस को क्या चाहिए था, डिप्लोमेटिक ग्लोरी चाहिए थी। ये आपका नेपोलियन थर्ड है, जो कि आपके नेपोलियन वन का क्या हुआ करता था, नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू। तो like France wanted military and diplomatic glory and wanted to break up the conservative Austro-Russian alliance that had held France in check since 1815। तो ये इसीलिए जो है फ्रांस चाहता था कि जो अलायंस है ऑस्ट्रिया और रशिया का, वो जो है फ्रांस को चेक में रखा हुआ था। और फ्रांस की ग्रोथ पे जो है एक, और 1815 में जो मात मिली थी ऑस्ट्रिया और रशिया के, आपने देखा होगा कि जब मैटरनिक आया था तो वो ऑस्ट्रिया का था। तो ऑस्ट्रिया और रशिया वाज अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, दे वर ऑल मोनार्क्स एंड दे ट्राइड टू लाइक डिमिनिश द होल सेटअप ऑफ फ्रांस। जब नेपोलियन को हरा दिया था, नेपोलियन वन को बैटल ऑफ वाटरलू में, आपको याद होगा सारी पावर्स थी उस समय, ब्रिटेन भी इनके साथ था, लेकिन बाद में ब्रिटेन के साथ जो है फ्रांस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी नेपोलियन थर्ड के टाइम पे, ये दोनों मिल करके जो है रशिया पे अटैक करेंगे। सिंस फ्रांस वाज इन पॉलिटिकल टर्मोइल अगेन, नेपोलियन थर्ड उस समय जो है पॉलिटिकल टर्मोइल थी बैक होम फॉर नेपोलियन थर्ड, प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो नेपोलियन थर्ड को लगा कि मैं भी अगर फालतू की वॉर्स में चला गया तो लोगों को लगेगा मैं बहुत वीर हूं एंड ऑल दैट, दैट इज व्हाई he was not having a very real picture, so he also अटैक्ड ऑन रशिया अलॉन्ग विद ब्रिटेन। और इसमें साथ साथ में इटली भी आ जाएगा, और ये तीनों बाद में देखेंगे, इनकी एक अच्छी तिकड़ी बन जाएगी, ठीक है। और सितंबर 1854 में क्या हुआ, अलाइड फोर्सेस यानी कि ब्रिटिश, फ्रेंच, ऑटोमन। तो ये ब्रिटिश फ्रेंच और ब्रिटिश फ्रेंच किसकी साइड से लड़ने आए रशिया के अगेंस्ट, वो किसकी साइड से लड़ने आए, ऑटोमन को। तो वो ऑटोमन को भी वो चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर जो मेंटेन रहे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर मेंटेन रहने में ही एक तरह से क्या होता, ऑटोमन एम्पायर वैसे तो वीक हो गया था, तो इनडायरेक्टली दे वर समहाउ हैविंग वेरी मच ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर ऑटोमन्स। सो दैट इज व्हाई दे वांटेड टू लेट इट बी, ओके, रादर देन कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए और रशिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाए। सो इट माउंटेड अ कैंपेन अगेंस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ रशिया's ब्लैक सी फ्लीट एट
सेवास्तोपोल इन क्रीमिया। तो ये देखिए, आपने पहले भी मैप में देखा था, सेवास्तोपोल जहाँ पे है वही आपका क्रीमिया है, मैंने आपको पहले मैप में दिखाया था, या वो हम देख चुके हैं तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो जो है ये तीनों फोर्सेस ऑटोमन के, मतलब ऑटोमन, ब्रिटिश और फ्रांस, और साथ में आपका इटली भी आ जाएगा। और आपके वो कहाँ मिलते हैं, सेवास्तोपोल के ब्रिटिश मतलब सेवास्तोपोल में जो उसकी रशियन फ्लीट होती है, रशियन शिप्स जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और साथ में रशिया जो है बहुत ज़्यादा, लाइक रशियन आर्मी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, डिवास्टेटिंग हार होती है उनके लिए, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होती है। फाइटिंग वॉज एट टाइम्स रूथलेस एंड सैवेज, बोथ साइड्स सफर्ड हाई कैजुअलिटीज। Crimean War was notable for the incredible competence of all participants, especially the Russian. In some engagement, both sides quickly ran out of ammunition and soldiers resorted to throwing rocks at each other. इनके जो है वेपन्स भी खत्म हो गए और एक दूसरे पर पत्थर मार के भी इन्होंने वॉर किया था, ठीक है। तो इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए, और फिर बाद में आप देखेंगे कि जो है ब्रिटेन और फ्रांस जो है अपने हिसाब से इस रीजन में इन्फ्लुएंस को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एक इसमें बहुत ही अच्छा प्यारा सा नाम आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की इस टाइम पे जो डिजीज और इन सब चीज़ों से ग्रसित थे। नर्स थी एक, और इनका नाम आज भी हिस्ट्री में लिया जाता है। और हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो civilian soldiers to whomsoever she was getting like hold of, she was taking a very real good care. Mrs. Nightingale at her own expense escaped the confines of middle class domesticity and organized the first battlefield nursing services, ठीक है। तो battlefield में उन्होंने nursing service अपनी provide की, और Nightingale shamed the British government into improving the sanitary condition for the troops। तो ट्रूप्स के लिए जो है क्या कहते हैं, आपकी ब्रिटेन जो है वो मजबूर हो गई सोचने के लिए कि उन्होंने लाइक काइंड ऑफ ये बोला कि सैनिटेशन की जो कंडीशन है ट्रूप्स के लिए वो अच्छी ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसका रिजल्ट क्या निकला इस सारे क्रीमियन वॉर का। एज अ रिजल्ट द मेडिकल इनएप्टीट्यूड एक्सपीरियंस्ड इन क्रीमिया, मतलब ये सारी चीज़ें हुई, और रेड क्रॉस फाइंड हुआ 1864 में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला नाइटिंगेल को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। सो ये स्विस फ्लैग का एक रिवर्सल था, जो आपके ये प्लस का साइन है जो ये मेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल्स में आज यूज होता है, ठीक है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, यू कैन सी दिस। सो 1856 में वॉर खत्म हो गई, रशिया का फोर्ट्रेस गिर गया सेवास्तोपोल पे, और जो है अपने फादर की डेथ पे रशिया के जो है, आपने देखा कि जार निकोलस वन की डेथ होती है, जार अलेक्जेंडर टू आपके, फिर वो ही टेक्स द पावर एंड ही वाज सूड फॉर पीस व्हेन ऑस्ट्रिया थ्रेटन्ड टू एंटर द वॉर अगेंस्ट हिम। सो इसके बाद आप देखेंगे कि कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बुलाया जाएगा, और जितने भी ये विनिंग पावर्स है, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सब साथ आ जाएंगी। और फाइनली जो है रशिया मतलब इनका जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप था इट वाज शैटर्ड। अब जो है पहले कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप में ये पावर्स हुआ करती थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। तो ये सारी कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, जब आपके ये कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कब बना था, जब आपके 1815 में मैटरनिक सिस्टम लाया गया था, तो ये सारी पावर्स इकट्ठी हुई थी। लेकिन अब देखिए ये सब कुछ खेमे में बढ़ गया है, फ्रांस और ब्रिटेन एक साइड पे है, और आपके ये प्रशिया यानी कि आज की डेट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सब जो है एक साइड पे हो जाएंगे। तो ये तिकड़ी बढ़ जाएगी, तिकड़ी तिकड़ी में इटली जो है पहले इनकी साइड पे होगा, ऑस्ट्रिया हंगरी की साइड पे, अब धीरे धीरे आगे चलकर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर वन के सीज यहाँ पर शोन हो चुके हैं। एज लूजर्स द 1856 पीस ऑफ पेरिस टुक अवे द रशियन नवल बेसिस ऑन द ब्लैक सी, ठीक है। तो 1856 में पीस ऑफ पेरिस साइन होता है, और उसमें क्या हुआ कि रशिया के जो नवल बेसिस थे ब्लैक सी में, वो एनेक्स कर लिए जाते हैं ब्रिटेन फ्रांस द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और क्रीमियन वॉर को बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो क्रीमियन वॉर थी ये अवॉइड की जा सकती थी, सेंसलेस है हिस्ट्री में, क्योंकि ये सारी इश्यूज हैं डिप्लोमेसी के थ्रू जो है सुलझाए जा सकते थे। और क्यों क्रीमियन वॉर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बार रेल रोड का इस्तेमाल हुआ, मेन और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहली बार स्टीम का यूज हुआ, पावर्ड शिप्स को आपके पावर्ड शिप्स का यूज हुआ, आयरन क्लैड्स का यूज हुआ, पहली बार शेल फायरिंग कैनन्स का भी यूज हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट स्टिल telegraph was very much used, okay। So this was all about Crimean War, okay। फिर उसके बाद जब जार रशिया वापस आता है तो बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है अपने
होम कंट्री में, ठीक है, रशिया में। ठीक है, तो इस वीडियो में क्रीमियन वॉर तक ही हम रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ईस्टर्न क्वेश्चन से रिलेटेड जो और इश्यूज बच रहे हैं, बाल्कन वॉर्स, उनकी बातें कर लेंगे और देन विल बी डन विद दिस होल ईस्टर्न क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट क्रीमियन वॉर। थैंक यू सो मच।